नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें भारत के उस अतीत में ले जाएगा। एक ऐसा अतीत जो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता। ये कहानी है प्रागैतिहासिक काल की। एक ऐसा वक्त जब हमारे पूर्वजों ने अपनी दास्तान पत्थरों पर छोड़ी थी। तो जाहिर है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम उस जमाने की कहानी आखिर कहें तो कहें कैसे, जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था। मतलब बिना किसी लिखे हुए शब्द के हम इतिहास के इतने बड़े हिस्से को समझ कैसे सकते हैं? इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। देखिए, पुरातत्ववेत्ताओं को जो पत्थर के औजार मिले हैं, गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है और जो पुराने अवशेष मिले हैं ना, असल में यही हमारी टाइम मशीन है। यही वो चीजें हैं जो हमें उस दौर की कहानी सुनाती हैं। तो इस बहुत लंबी कहानी को समझने के लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक एज, और ये चला लगभग 20 लाख साल तक। जरा सोचकर देखिए, कितना लंबा, कितना विशाल समय है ये। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, जो एक तरह से बदलाव का दौर था। और आखिर में आया नवपाषाण काल, वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए, अब इस कहानी के पहले और सबसे लंबे चैप्टर में चलते हैं। पूरा पाषाण काल, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष की एक महागाथा। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे युग का सार बता देती है। ये सिर्फ तारीखों का इतिहास नहीं है, नहीं, ये कहानी है हर दिन की जद्दोजहद की, हमारे पूर्वजों के जीने के लिए किए गए संघर्ष की। तो उस वक्त जिंदगी कैसी थी? लोग गुफाओं में और चट्टानों की पनाह में रहते थे। खाने का इंतजाम कैसे होता था? शिकार करके या फिर जंगल से फल फूल कंद मूल इकट्ठा करके। और उनके औजार, वो थे एकदम सीधे साधे भद्दे से पत्थर के बने हैंडएक्स और क्लीवर्स। भारत में सोहन घाटी जैसी जगहों से हमें सबसे पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। और हाँ, भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी है, वो तो जैसे हमें उनके जीवन की एक सीधी झलक दिखा देती। पूरा पाषाण के उस लंबे, बहुत लंबे दौर के बाद दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था और माहौल बदल रहा था। और इसी बदलाव की आहट के साथ शुरू हुआ हमारा अगला पड़ाव, मध्य पाषाण काल। इस युग की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो है एक नई टेक्नोलॉजी, माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये असल में छोटे, बहुत ही बारीक और पहले से कहीं ज्यादा पैने पत्थर के औजार थे। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था जिसने जीने का तरीका ही बदलना शुरू कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ नए औजार नहीं थे, ये बदलते वक्त की जरूरत थे। क्योंकि मौसम गर्म हो रहा था तो नए जंगल उग रहे थे, नए जानवर आ रहे थे। तो इसी के जवाब में इंसान ने मछली पकड़ना सीखा और जानवरों को पालतू बनाने की भी शुरुआती कोशिशें की। और सबसे दिलचस्प बात, गुफाओं की दीवारों पर अब सिर्फ शिकार ही नहीं, बल्कि नाच गाने जैसे सामाजिक जीवन के चित्र भी दिखने लगे। इससे पता चलता है कि अब एक कम्युनिटी वाली भावना, एक समाज की भावना मजबूत हो रही थी। तो अब हम एक बहुत ही बड़े मोड़ पर आ गए हैं। जरा फर्क देखिए। एक तरफ था पूरा पाषाण का खानाबदोश शिकारी जो खाने की तलाश में भटकता रहता था, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही थी, किसान की दुनिया, जो एक जगह बस के अपनी जिंदगी गुजारने वाला था। ये वाकई एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज थी। और बस यहीं से हमारी कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी मोड़, नवपाषाण काल, यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का दौर। एक ऐसा दौर जिसने मानव इतिहास की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जाहिर है, ये क्रांति कोई एक दिन में तो हुई नहीं, ये धीरे धीरे हुई। सबसे पहले चावल और गेहूं जैसी फसलें उगाना सीखा गया। अब जब खेती होने लगी तो एक जगह टिक कर रहना जरूरी हो गया, और इस तरह बसाई गई स्थायी बस्तियां। फिर जब जरूरतें बढ़ीं तो अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और औजारों को भी और बेहतर, मतलब पॉलिश करके और धारदार बनाया गया। तो अब जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। एग्रीकल्चर ही जिंदगी का आधार बन गया था, गांव बस चुके थे और एक कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब मृतकों को एक व्यवस्थित तरीके से दफनाने की प्रथाएं भी शुरू हो गई थीं। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि शायद अब वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी सोचने लगे थे, या फिर उनकी सामाजिक परंपराएं और गहरी हो रही थीं। इस नए दौर का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है मेहरगढ़। ये इस पूरे इलाके की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक मानी जाती है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? यहाँ पर कपास की खेती के भी शुरुआती सबूत मिले हैं। सोचिए, उस जमाने में कॉटन। तो इस पूरी यात्रा का, इस लाखों लाखों साल के सफर का आखिर मतलब क्या है? इन पत्थरों में आज भी कौन सी आवाजें गूंजती हैं? इसकी विरासत आज भी हमारे सामने है, बिल्कुल जीती जागती। जैसे कि भीमबेटका की गुफाओं में
ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ की जो रॉक पेंटिंग्स है ना, वो हमें सीधा उस जमाने में खींच ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास को अपनी आंखों से देख रहे हों। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि एक खानाबदोश शिकारी से एक गांव में बसने वाले किसान तक का ये जो पूरा सफर था ना, यही वो बुनियाद बना, यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो ये पूरी कहानी है इंसान के इनोवेशन की, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ढल जाने की उसकी जबरदस्त क्षमता की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इंसानी इनोवेशन और अडैप्टेशन की ये सबसे पहली कहानी आज हमें अपने बारे में क्या सिखाती है।